हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर रहे थे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक आज का है वो है लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने कर लिया, आई थिंक मार्जिनल कॉस्टिंग भी हम कर चुके हैं, बजटरी कंट्रोल भी हमने कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। और आपका मटेरियल भी कर दिया। मटेरियल के साथ साथ अब क्या है, लेबर कॉस्टिंग करना है। लेबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। तो अगर आप लेबर से रिलेटेड देखो, लेबर जो है उसकी रिक्वायरमेंट तो रहती रहती है, चाहे आप ऑटोमेटेड मशीन्स भी ले लो तब भी आपको लेबर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी रहेगी, है ना। तो इसको एफिशिएंटली कंट्रोल करना, लेबर को की मोटिवेशन भी बड़ी जरूरी होती है कि उसको इंसेंटिव प्लान्स, जो ये हमारा लेबर कॉस्टिंग है इससे रिलेटेड है कि लेबर को कितनी, लेबर की हमारी कितनी कॉस्ट है, कितनी उसको वेजेस देनी है। और अगर वो कोई एक्स्ट्रा करता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको रिवॉर्ड भी दें, है ना। कुछ रिवॉर्ड, कोई इंसेंटिव प्लान भी होना चाहिए। तो इस सबसे रिलेटेड होता है कि किस तरह का इंसेंटिव प्लान लेबर को देना चाहिए, है ना। बेसिक देना चाहिए उसे, ऐसा प्लान बनाओ कि वो मोटिवेटेड हो और बेटर परफॉर्म करे। तो इस हिसाब से जो है ये लेबर कॉस्टिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है आपके कवर होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ गया, टाइम मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय। इनमें से कौन सी डिपार्टमेंट है जो टाइम मोशन स्टडी को कंडक्ट करती है। टाइम मोशन स्टडी होती क्या है कि जो भी प्रोसेसेस हैं आपके, जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उन प्रोसेसेस को बड़े ध्यान से स्टडी करना कि क्या उसमें मूवमेंट्स हो रही हैं, वर्कर को क्या मूव, कहां से कहां मूव करना पड़ता है, किस हिसाब से कितना टाइम किस एक्टिविटी पे लग रहा है, और उसको एनालाइज करके फिर देखा जाता है कि हाउ कुड वी सेव टाइम, है ना। तो टाइम मोशन स्टडी कौन कंडक्ट करता है? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट करेगा, पेरोल जिसने पैसे देने हैं, पैसा पेरोल सैलरी बनाता है वो डिपार्टमेंट करेगा, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। देखो, तो इनमें से अगर हम देखें तो बेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास इन सभी में से वो क्या रहेगी कि आपकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इस टाइम मोशन स्टडी को करे, बिकॉज उनको प्रोसेसेस की भी पूरी नॉलेज होती है ना। और मैन्युफैक्चरिंग जो है मेनली ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही काम होता है। टाइम कीपिंग जो डिपार्टमेंट है वो टाइम की मेंटेनेंस, इन आउट टाइम, इन आउट चेक, ऐसा कुछ जो स्केड्यूलिंग है वो देख सकता है। पर्सनल डिपार्टमेंट का कुछ और काम होता है, सैलरी। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वही बेस्ट है इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। और फिर स्टडी कंडक्ट करने के बाद एनालिसिस करके कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है यही आपका जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइम अलाउड फॉर अ जॉब टू मिस्टर वॉटसन इज 10 hours and time taken by him is 4 hours. Wage rate is 75 per hour. If he wants to get higher amount of total wages, then the incentive plan to be opted by him will be। अब देखो, बहुत सारे इंसेंटिव प्लान होते हैं, मैंने आपको बोला ये दिए हुए हैं। हैस्ले 50 प्लान होता है, रोन्स प्लान होता है, हैस्ले वेयर्स प्लान होता है, इसके अलावा भी एक दो होते हैं। तो अब अगर ऑप्शन दी जाए उसको, मिस्टर वॉटसन को, कि भाई आप चूज कर लो, ये आप है, उसको पता ही है कि कितना मेरे को स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया आपका, ये हो गया एक्चुअल टाइम, जो एक्चुअल ले रहा है वो 4 घंटे में काम कर दे रहा है, उसे 10 घंटे दिए हैं काम करने के लिए, और इतना लेबर रेट इतना उसको रेट मिल रहा है, वेज रेट। तो अब इसके लिए आपको इस प्लान की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लान बेटर है। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऑप्शन में इन दोनों में से कोई प्लान लगता है। अब इन दोनों से कोई प्लान लगना चाहिए, इसको तो छोड़ दो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ऑप्शन। अब इन दोनों में से जो प्लान लग रहा है वो किस हिसाब से लगना है, आपको ये समझना है। अगर ये जो टाइम बचा रहा है वो देखो 10 घंटे लग रहे हैं, 10 का हाफ कितना होता है, 5। अब यहां पे अगर टाइम सेव्ड, जो एक्चुअल टाइम की वजह से टाइम सेव्ड जो है वो हाफ के बराबर हो, तो चाहे ये वाला प्लान ले ले वो, चाहे ये वाला प्लान ले ले, आंसर सेम आएगा। ये जो बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, अगर वो 50% हो तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो पिक कर सकता है। अब यहां पे जो है 50% से 50% से ज्यादा टाइम सेव कर रहा है वो। कितना टाइम बचा रहा है? 4 घंटे लगा रहा है तो 6 घंटे बचा रहा है। टाइम सेव्ड इज मोर देन 50%। इस केस में ये हेस्ले का प्लान
ज्यादा बेटर उसको वेजेस देगा। तो उसके पास ऑप्शन है, तो अगर उसे नॉलेज होगी तो वो सही ऑप्शन पिक करेगा कि क्योंकि वो 50% से ज्यादा टाइम बचा पा रहा है, 6 घंटे बचा रहा है, तो उसके लिए ये प्लान बेटर होगा। लेकिन अगर वो 50% से कम पैसे टाइम बचाता, पैसे नहीं टाइम बचाता, यानी कि 3 आवर्स ही बचा पाता या 2 आवर्स ही बचा पाता, तो उसके लिए रॉन्स प्लान बेटर होता है। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर टाइम सेव्ड इज लेस देन 50%, ठीक है, तो रोवन प्लान इज बेटर। टाइम सेव्ड इज ग्रेटर देन 50%, तो हेस्लेस प्लान इज बेटर। एंड टाइम सेव्ड इज 50% एग्जैक्टली, तो दोनों का आंसर सेम रहता है। तो इस हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को आपका आंसर कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन सा प्लान जो है वो किस सिचुएशन में लेबर के लिए फायदेमंद होगा। अगर यही हम जो ये प्लान्स बनाते हैं, ये जो लेबर कॉस्टिंग है, हमें लेबर को अच्छे इंसेंटिव्स देने होते हैं, इस हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं ताकि मोटिवेट होकर बेटर रिजल्ट्स दे, है ना। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन बना वो क्या बना, हेस्लेस बना। अब what will be the treatment of overtime premium in cost accounting if it is due to circumstances beyond control। कहता है ओवरटाइम का प्रीमियम जो देना पड़ता है, ओवरटाइम लग गया किसी वजह से, तो उसका प्रीमियम देना पड़ेगा वर्कर को, तो उसकी एडजस्टमेंट कहां करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। और स्पेशली तब जब जो सर्कमस्टांसेस थे, ओवर टाइम जो हमें लगाना पड़ा वो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जो हमारी कंट्रोल से बाहर की बात थी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से हमें ओवर टाइम जो है वो लगाना पड़ा। तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, कहां ट्रीट करोगे, जनरल ओवरहेड्स में डाल दोगे, जॉब्स में डाल दोगे, डायरेक्टली कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दोगे, या चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें से कौन सी सही जगह है इस प्रीमियम की ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी सबसे सही जगह होगी ये चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस पे आप इसको चार्ज करेंगे, इस प्रीमियम को आप यहां पे डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी 3 जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अब आ जाए यहां पे, identify which one of the following does not account for increasing labor productivity। लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए इनमें से कौन सी चीज जो है वो डज नॉट अकाउंट, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, ये बताना आपको। जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेटिंग वर्कर्स, हाई लेबर टर्नओवर, प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल, इनमें से कौन सी चीज है जो लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगी, ये बताना है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन तो यस, ये तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो एफिशिएंट कैसे होगा, सारा टाइम वो यही सोचता रहेगा, वो सेटिस्फाइड ही नहीं अपनी जॉब से, तो फिर वो जो है प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं आएगी। मोटिवेशन करना भी बार बार जरूरी होता है, उनको दिखाना पड़ता है कि आप आज यहाँ हैं, कल आप कहाँ पहुँच सकते हैं, आप कैसे, अलग अलग तरह से मोटिवेट करना पड़ता है। इवन आफ्टर कोविड ये मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेटर्स और स्पेशल लेक्चर्स करती हैं कंपनीज, बढ़ा दिया ये सब आफ्टर जो कोविड। पहले भी था लेकिन पहले इतना नहीं था, बट इन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एंड आफ्टर दैट ये काफ़ी इंक्रीज हो गया। वैसे ही प्रॉपर सुपरविजन तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ढंग से कंट्रोल तो करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं करोगे तो नॉर्मली पीपल विल टेंड टू नॉट वर्क प्रॉपरली। ये हाई लेबर टर्नओवर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हाई लेबर टर्नओवर का मतलब तो ये है कि कितनी परसेंटेज जो लेबर है, वर्कफोर्स जो है कितनी है एक ऑर्गेनाइजर के अंदर, कितना चेंज हो गया, कितना परसेंटेज चेंज है लेबर फोर्स के अंदर। तो लेबर फोर्स के अंदर चेंज का प्रोडक्टिविटी से ऐसे कोई मतलब इंक्रीज करना, किसी लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कैलकुलेशन है कि कितनी आपकी जो टर्नओवर है लेबर की बढ़ गई या कम हो गई ड्यूरिंग अ पैसेज ऑफ टाइम, ये तो उससे रिलेटेड है। तो इसलिए ये ऑप्शन आएगा, बिकॉज नॉट बोला उन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। अब
इन अ फैक्ट्री स्टैंडर्ड आउटपुट इज 8 आवर्स, इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड आउटपुट इन 8 आवर्स इज 220 यूनिट्स, कि 8 आवर्स में स्टैंडर्ड जो है 220 यूनिट बनने चाहिए, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ठीक है। अब अ वर्कर एक्चुअली प्रोड्यूसेस 242 यूनिट्स, उसने 242 यूनिट्स बना दिए इन द स्टैंडर्ड टाइम, यही स्टैंडर्ड 8 घंटे में उसने 242 यूनिट्स बना दिए, यानी कि बेटर परफॉर्म किया उसने। तो वेज रेट इज 8 पर आवर, 8 घंटे मतलब 8 पर आवर के हिसाब से उसे वेज रेट मिलता है। तो अब उसे कितनी वेजेस मिलेंगी अगर एमर्सन्स प्लान हम फॉलो करें। अब इसके लिए एमर्सन्स प्लान आपको मालूम होना चाहिए। तो एमर्सन प्लान जो इस सिचुएशन में लगेगा वो क्या लगेगा, देखो कि 100% से ऊपर की एफिशिएंसी है, 220 है, 220 बनाता तो 100% एफिशिएंसी होती, लेकिन 100% से ऊपर की एफिशिएंसी है, तो फिर क्या करना है, एक तो बेसिक वेजेस देंगे उसको, बेसिक वेजेस दे दी, प्लस क्या करेंगे, प्लस 20% बोनस मिलेगा, 20% बोनस मिलता है किस पे, यही बेसिक वेजेस के ऊपर 20% जो है वो बोनस मिल जाएगा, प्लस जितनी एफिशिएंसी उसने, जितनी परसेंटेज उसकी ऊपर है 100% से ऊपर, उसने कितना परसेंटेज बन रही है उसकी, कितनी एक्स्ट्रा उसने प्रोड्यूस किया है वो देखना पड़ेगा। तो कितना प्रोड्यूस किया है कैसे पता लगेगा, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो कितना उसने एक्स्ट्रा परफॉर्म किया 100% से ऊपर, तो कैसे निकालोगे, 20 कितना 20 और ये, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, 22 अपॉन 220, तो कितना एक्स्ट्रा बनाया इंटू 100, कितना आ गया, 10% आ गया। तो यहां तक तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बेसिक वेजेस प्लस 20% बोनस ऑन बेसिक वेजेस। आगे क्या करना है, 10% उसने 100% से ऊपर 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की है, ठीक है, 10% ज्यादा है, तो वो कैसे निकाला हमने, वो एक बार दोबारा देख लो, इन दोनों का डिफरेंस है ना, 22 आ गया, 22 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 100, तो ये आ गया 10%। तो 10% उसने एक्स्ट्रा बनाया, तो अब जितना उसने एक्स्ट्रा बनाया है ना, अब ये भी आपको उसको एक्स्ट्रा 10% देना पड़ेगा, तो प्लस 10% आ जाएगा और ऑफ बेसिक वेजेस। अगर उसने 9% एक्स्ट्रा बनाया होता तो ये लास्ट वाला जो है एंड वो 9% मिलता, अगर उसने 20% एक्स्ट्रा बनाया होता तो 20% ऑफ बेसिक वेजेस उसे एक्स्ट्रा देते। तो इस हिसाब से ये प्लान है, एमर्सन का प्लान है। तो अब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे, बेसिक वेजेस है उसकी 8 इंटू 8 64 रुपीज बन जाएगी, 20% ऑफ द बोनस, 20% ऑफ द 20% बोनस ऑन बेसिक वेजेस। तो यही 64 का आप 80, 64 का आप 20% निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 12.8, और ऐसे ही 64 का आप 10% निकालोगे, ये जो 10% देना एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा 6.4, इनको ऐड करोगे आप तो 83.20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। प्लान, एमर्सन्स प्लान बोलता है कि अगर 100% से ऊपर हम करें, 100% से जब ऊपर एफिशिएंसी होगी तो ये करना है, बेसिक वेजेस भी देनी है, बोनस भी देना है 20%, और जितना वो 100% से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है परसेंटेज में, उतना ही उसको बोनस भी दे देना है। तो अगर 2% एक्स्ट्रा करता तो 2% ऑफ 64 बेसिक वेजेस हम उसे देते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, कन्वर्जन कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जिसमें आप अपना जो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं उसको आप कन्वर्जन कॉस्ट बोल सकते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आएगी, 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस ऑफिस ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस एंड वर्क ओवरहेड, और लास्ट नन ऑफ दीज। तो आपको समझना है, देखो कन्वर्जन कॉस्ट मतलब बेसिकली इसमें लेबर से रिलेटेड ही होती है कन्वर्जन कॉस्ट ज्यादातर। तो इसमें क्या आएगा, देखो एक तो लेबर को क्या क्या देते हैं, डायरेक्ट वेजेस देते हैं, हाँ जी देते हैं,
कई बार डायरेक्ट चार्जेस भी देने पड़ते हैं और कई बार कुछ वर्क ओवरहेड आपके बन जाते हैं ये। तो मेनली कन्वर्जन कॉस्ट जो आएगी वो पहली नहीं है, पहली ऑप्शन गलत है, दूसरी ऑप्शन गलत है। तो आपको ये याद रखना है कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट चार्जेस प्लस वर्क्स ओवरहेड, जो बेसिकली हम लेबर को हम पेमेंट्स करते हैं, तो उससे रिलेटेड रहता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो इसमें सी बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको इसको ध्यान में रखना है कि सी ऑप्शन बनेगा। तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी जो फॉर्मूला है वो बनेगा वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस और वर्क्स ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड। अब ये तो फटाफट से आंसर दे दो, अभी पीछे ही हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस किया है। लेबर एफिशिएंसी, लेबर टर्नओवर, लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्लानिंग, इनमें से कौन सी ऑप्शन है? रेट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बताओ भी जल्दी, है तो बहुत इजी है। लेबर टर्नओवर, ना तो लेबर एफिशिएंसी, ना ये। अभी हमने डेफिनेशन की थी इसकी लेबर टर्नओवर। क्या होती है लेबर टर्नओवर? जब हम वो मोटिवेशन वाला और जॉब सेटिस्फैक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमने किया था। इट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो whenever an employee in a factory gets better terms and conditions for employment anywhere in order to get better opportunity in the terms of earnings and positions, तो he will क्या करेगा? वो लीव कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप बेटर दोगे तो आपकी तरफ आ सकता है। तो ये ना परसेंटेज चेंज होती रहती है लेबर फोर्स की, कभी कम कभी ज्यादा। तो आपको आपका ये एम रहता है कि आपके पास सफिशिएंट लेबर रहे। तो इसलिए आपको जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये अच्छी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, मार्केट्स जो है कंपिटिटिव रखनी पड़ती है, और जो लोग दे रहे हैं और जो मार्केट में इंडस्ट्री में ट्रेंड है उसके आसपास रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या रहता है, इस वजह से, ये जो रीजन है इस वजह से ये टर्नओवर जो है, लेबर जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि आपकी लेबर जो टर्नओवर है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, मेंटेन्ड रह रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है, बिकॉज विदाउट लेबर द वर्क विल नॉट हैपन। प्रॉपर लेबर अगर आपके पास नहीं है, एफिशिएंट लेबर भी होनी चाहिए, स्किल्ड भी होनी चाहिए, और एफिशिएंसी से भी काम करे, वो ऐसी लेबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब नेक्स्ट, which of the following is a situation in which bonus under Hestley's plan 50 as well as Rohan plan will be the same? ये भी हमने किया हुआ है, देखते हैं आप इसका आंसर कर पाते हैं नहीं। अभी किया है थोड़ी देर पहले। when time saved is less than the time taken, तब ऐसा होगा। when time saved is more than the time taken, when time saved is equal to time taken, नो सच सिचुएशन इज पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन तो है, बस पहले अभी की हमने थोड़ी देर पहले, लेकिन लिखी अलग तरीके से हुई है। लिखने का तरीका उन्होंने बदल दिया। तो देखो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को या नहीं, फिर मैं डिस्कस करता हूं, मैं बताता हूं आपका इसका आंसर। वैसे तो आसान है, आपको ये आप इजिली कर सकते हो, इसमें कुछ मुश्किल आपको आनी नहीं चाहिए। ये क्या किया था हमने, 50% अगर टाइम बचाएं तो रोहन प्लान से और हेस्ले प्लान से जो रिजल्ट आएगा, जो वेजेस बनेंगी उसकी, वो सेम आएंगी, है ना। और ऐसे ही किया था, 50% से कम हो तो रोहन प्लान बेटर, 50% से ज्यादा अगर टाइम बचा ले कोई तो फिर हेस्लेस प्लान बेटर होता है। तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, टाइम सेव्ड, यहां दिया टाइम सेव्ड एंड टाइम टेकन। तो टाइम सेव्ड टाइम टेकन जब इक्वल होगा तभी 50% टाइम, तभी बनेगा 50%, है ना। तभी बनेगा 50% जब टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन। तो मतलब 50% हो गया, 5 घंटे लगाए और 5 घंटे बचा लिए, 50%। या 12 घंटे लगे काम करने में और 12 घंटे ही बचा लिए, तो 50%। तो यानी कि व्हेन टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन, तब जो है 50% बनेगा।
50% की सिचुएशन बनेगी जो हमने रोहन हेस्ले में की थी, और 50% जब टाइम सेव्ड होता है तो रोहन और हेस्ले प्लान जो है दोनों का आंसर जो है वो क्या आता है, सेम आता है। दोनों के आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा जब आप वेजेस कैलकुलेट करोगे लेबर की। अब नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग methods attendance is marked by recognizing an employee based on physical and behavioral traits. Out of the following method attendance is marked by recognizing an employee on the basis of physical and behavior traits. कि अटेंडेंस कैसे लगानी है, उसका फिजिकल और बिहेवियर जो ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, है ना, उसके फीचर्स हैं, उसके हिसाब से। तो पंच कार्ड अटेंडेंस मेथड होता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होता है, अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड होगा या टोकन मेथड होगा। तो बहुत आसान है, आजकल हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है ये सिस्टम। पंच कार्ड, टोकन मेथड, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड तो बहुत पुराने हो गए, है ना, वो तो मुझे लगता भी नहीं कुछ बहुत छोटी मोटी फर्म हो वो यूज करती होगी। अदरवाइज ये तो बहुत इजी आंसर है, फटाफट से बताओ मुझे क्या बनेगा इसका। तो जब ऐसा आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें देखो क्या है, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, ठीक है। तो लेबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और लेबर की अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही उसकी, ठीक है, लेबर की अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही उसकी वेजेस बनती हैं, ओवर टाइम बनेगा। अटेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो पहले क्या होता था, अटेंडेंस के रजिस्टर पे लगाते थे, किसी चीज पे लगाते थे, उसमें गड़बड़ हो जाती थी। तो आजकल क्या किया है, बायोमेट्रिक कर दिया है। वो आप पंच करते हो, कई जगह आईज देख के होता है, कई जगह आप थंब इंप्रेशन देते हो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू जो है, फिर वो एडमिशन मिलती है। तो साथ ही ऑटोमेटिक उसकी अटेंडेंस भी हो जाती है और इन आउट टाइम भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। तो उसमें रजिस्टर में तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते थे, बट इसमें पंच कार्ड में भी होता है कि कोई किसी का कार्ड यूज कर सकता है, पर कोई किसी का अंगूठा तो यूज नहीं कर सकता ना, या आईज तो नहीं यूज कर सकता। तो ये ज्यादा बेटर सिस्टम है इन कंपैरिजन टू अदर्स। और फिर इसके हिसाब से पता लग जाता है कि वेजेस उसको ओवर टाइम उसने लगाया नहीं लगाया, कितना इन आउट उसका टाइम है, और अटेंडेंस के अकॉर्डिंग तो जो भी बेसिक जो फिर क्राइटेरिया है ओवर टाइम का अटेंडेंस का, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है अभी तक तो ऐसा है कि इसमें ये बाकी सिस्टम से जैसे भी टेक्नोलॉजी आती है नॉर्मली पिछले वाली से बेटर ही होती है। देयर इज वेरी रेयर केस की पहले के मुकाबले टेक्नोलॉजी जो है पहले के मुकाबले लेस, मतलब लेस इफेक्टिव हो, ऐसा कम चांस होता है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व, काफी सारे डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। रजिस्टर में तो अगर 5 मिनट लेट आया, 5 मिनट जल्दी आया, वो चलता रहता है। बायोमेट्रिक में तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, तो ऐसा जितना रहता नहीं। अब एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ मंथ बाय अ वर्कर इज 1000 यूनिट, इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 1000 एंड पीस वर्क रेट इज 5 पर यूनिट। पीस रेट के हिसाब से हम देते हैं 5 पर यूनिट, एंड टोटल मंथली रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉई एक्स कितनी बनेगी। मंथ की रेमुनरेशन देनी है एक्स को, कौन सा, गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम के अंडर देनी है। अब इसके लिए ये स्कीम पता होनी चाहिए, इस स्कीम का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। तो अगर तो पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर तो कर ही नहीं सकते हम, है ना। तो अगर मालूम है तो सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। अब इसमें क्या है, देखो इस बोनस स्कीम के अंडर क्या है कि अगर वो अपना अचीव कर लेता, देखो स्टैंडर्ड है प्रोडक्शन का, एक्चुअल और स्टैंडर्ड मैच कर रहा है, यानी कि 100% होगी एफिशिएंसी। अब 100% एफिशिएंसी पे जो आपने सिस्टम लगाना है वो क्या करना है, स्टैंडर्ड टाइम की तो वेजेस उसे देनी है, जो भी स्टैंडर्ड टाइम है या स्टैंडर्ड जो भी सेट किया है उसके हिसाब से तो उसकी वेजेस मिलेंगी, प्लस 20% उसे बोनस दिया जाएगा जो भी उसकी वेजेस बनती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डिटेल में तो आप पढ़ लेना इनको, जो भी मैंने प्लान्स बोले बहुत इजी होते हैं, बट अभी मैं वही वाला पोर्शन इस प्लान में से करूंगा, जैसे उसमें से भी मैंने आपको जो क्वेश्चन में है वही वाला पोर्शन बताया, इसमें भी वही बताऊंगा, ठीक है। तो वेजेस प्लस 20% बोनस। अब वेजेस कैलकुलेट कैसे होंगी, पीस रेट सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट होंगी। तो 1000 पीस उसने बनाए, 5 रुपए पर पीस हम देते हैं, तो 5000 रुपए बन गए,
प्लस 20% उस पर बोनस देना है, प्लस 20% ऑफ 5000, तो ये भी कितना हो गया 1000 रुपीज हो गया। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया 6000 रुपीज हो गया। तो 6000 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें ये प्लान थोड़े से आप देख लें, देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, प्लान पता हो तो सिंपल सा मैथ्स है, अकाउंटेंसी कोई खास नहीं है इसमें। अकाउंटेंसी तो बस वो है कि जब इसे प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे हम, दैट इज अकाउंटेंसी। कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स है और बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आप कर भी रहे हैं, है ना। क्वांट जो आपके और टॉपिक्स भी मैथमेटिक्स के आप लगाते हैं क्लासेस, तो अगर आपको ये स्कीम्स के बारे में पता होगा तो कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैथमेटिक्स ज्यादा है। अगर आप स्टेटमेंट समझ लो तो यू कैन सॉल्व देम। अब जैसे इसमें ये पता है, स्कीम मैंने बता दी तो मुश्किल ही कुछ नहीं है। बट अगर आपको ये नहीं पता कि इस सिस्टम के अंदर क्या है तो फिर हाँ तब दिक्कत आएगी। या फॉर्मेट्स तो आपको आने ही नहीं है कि बड़े फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड कर दो, ऐसी कैलकुलेशन छोटी मोटी आ जाएंगी, मैं बार बार आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हमने यही क्वेश्चंस करने थे। नेक्स्ट एक और लेबर कॉस्ट से हम करेंगे। कॉस्टिंग में भी अगर आप कुछ कोई टॉपिक करना चाहते हैं तो मुझे बता देना स्पेसिफिकली, ठीक है। अदरवाइज अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है जिस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में से, वो बेसिक तो मैं आपको कर ही रहा हूँ। बीच में एक आधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड भी हम लेक्चर जो है वो डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।